छात्र जीवन में रजनीश कैसे थे? छात्र जीवन में वो, मैंने बताया ना, एक साधुनुमा व्यक्ति थे जी। एक लंबा चोगा पहनना, खड़ाऊँ पहनना, दाढ़ी बढ़ा के रखना। घी ले लीजिए तो फिर नहीं बदबू। घी खाने की नहीं, पीने की चीज़ है। बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। कभी साइकिल नहीं चलाते थे, पैदल जाते थे, शहर तक पैदल चले जाते थे, पैदल आ जाते थे, खड़ाऊ पहनते थे। रजनीश जी जाके शमशान में साधना करते हैं, जी, ऐसी जी। बात नहीं है। उनका अन्य छात्रों के साथ व्यवहार कैसा था? सामान्य, वो किसी से कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं रखते थे। जी। ओशो में ऐसा क्या है जो दुनिया में लाखों लोग उनके दीवाने हैं? पाखंड, अंधविश्वास और पोंगापंथ के खिलाफ वे लगातार बिना भय के बोलते रहे। अगर आज वो होते तो हमारे इस कालखंड को लेकर क्या सोचते, क्या बोलते? क्या आप मानते हैं कि ओशो को समझना आसान नहीं है? नमस्कार, मेरा नाम है आशी और आज मेरा ये सौभाग्य है कि मेरे साथ आज मौजूद हैं प्रख्यात साहित्यकार श्री सत्य मोहन वर्मा जी, जिनकी साहित्य सृजन की यात्रा पिछले 7 दशकों से अनवरत जारी है। इनके जीवन का एक मुख्य पड़ाव विश्वविद्यालय का समय सागर यूनिवर्सिटी में गुजरा है, जहां पर उनकी मुलाकात एक अजीम शख्सियत से हुई, जिनके बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए हम सभी उत्सुक हैं। उस अजीम शख्सियत का नाम है रजनीश, यानी ओशो। रजनीश से ओशो बनने का उनका जो ये सफर था, उसके कुछ अंश हुए पहलुओं के बारे में आज हम बात करेंगे श्री वर्मा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने साक्षात्कार के लिए हाँ करा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर प्राप्त हुआ है। तो सर, हम शुरुआत ही इसी चीज से करते हैं। रजनीश का नाम आपने पहली बार कब सुना था और आप उनसे पहली बार कब मिले? ये संभवतः 1952 की बात है जी। मैं सागर यूनिवर्सिटी में सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। उस समय हमारे यहाँ अंतर महाविद्यालय वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुआ करती थी, तो उसमें भाग लेने के लिए रजनीश जबलपुर से आए थे, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश में केवल 2 विश्वविद्यालय थे, सागर और नागपुर। जी। तो जबलपुर आदि जितने भी कॉलेजेस थे वो सब सागर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते थे। तो रजनीश जी जब वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए तो उनको देख के वस्तुतः ऐसा लगा जैसे कोई साधु नुमा व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में आ गया हो। सफ़ेद खादी के वस्त्र, बड़ी हुई थोड़ी सी दाढ़ी, बिखरे हुए से बाल। उस ज़माने में जबलपुर में कॉमरेड मल्होत्रा हुआ करते थे, जो कि बहुत अच्छे ओरेटर होते थे। उनको वाद विवाद में हराना बहुत मुश्किल था। हालांकि वो अंग्रेज़ी में बोलते थे, लेकिन वो बहुत ही अच्छा बोलते थे। लेकिन जब वाद विवाद प्रतियोगिता हुई और रजनीश जी बोले, तो आप शायद विश्वास नहीं करेंगे इस बात का कि पूरी ऑडियंस स्पेल बाउंड थी। वो हिंदी में बोल रहे थे, हालांकि उनको उच्चारण थोड़े से गलत होते थे, वो शाह नहीं बोल पाते थे, थोड़ा नाक से बोलते थे, लेकिन विषयवार बोलना और इतना तर्क संगत ढंग से बोलना मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुना था। और परंतु तो उन्हें प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो रजनीश जी से वो हमारा पहला साक्षात्कार था। हालांकि भेंट तो नहीं कहेंगे क्योंकि उनसे मिल नहीं पाए थे। जी जी। बाद में जब हम बीए में पहुँचे प्रीवियस में, तो रजनीश जी एमए फिलोसफी करने के लिए जबलपुर से सागर आए। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुआ करते थे एसएस राय, जो कि हम छात्रों के सुप्रीम कोर्ट थे। उनने एक बार जो कह दिया तो फिर कोई भी विद्यार्थी उसको नकार नहीं सकता था। तो शिव कुमार जी श्रीवास्तव, प्रभात भट्टाचार्य, मनोहर वर्मा, कांति कुमार जैन, सत्यमोहन वर्मा, अशोक वाजपेयी, न जाने कितने लोग उनके दरबार में उपस्थित होते थे। तो ऐसे ही एक मौके पे जब हम लोग उनके यहाँ बैठे हुए थे, तो रजनीश जी आए और उन्होंने एक पत्र दिया एस राय साहब को, अपने कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का, जी, कि इनको एमए फिलोसफी में एडमिशन लेना है।
तो राय साहब ने उनको देखा और पूछा कि आप किताबें पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी हाँ पढ़ते हैं। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? तो रजनीश जी का उत्तर था कि मैंने वेद से लेके बर्टन रसल तक प्रत्येक किताब को पढ़ा है। उस ज़माने में बर्टन रसल की एक और किताब निकली थी और उसी के साथ साथ बर्नार्ड शॉ की आर्म्स एंड द मैन निकली थी। राइट। तो ऐसा राय साहब ने पूछा कि आपने आर्म्स एंड द मैन पढ़ी है? उन्होंने कहा पढ़ी है। आपको बस जो कुछ पूछ रहा हो पूछ लीजिए, जिस पेज पर पूछ रहा हो पूछ लीजिए। राय साहब ने उनसे 2-3 प्रश्न किए उस किताब के बारे में और रजनीश जी ने इतने सटीक उत्तर दिए कि वहाँ जो भी बैठा हुआ था वो भौंचक्का रह गया। राय साहब खुद चकित थे कि एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने बैठा है जिसके पास संसार के हर प्रश्न का जवाब है। उन्हें एडमिशन दे दिया गया और रजनीश जी से जब हमारी मुलाकात हुई तो वो परीक्षाएं चल रही थी एनुअल। रजनीश जी वहाँ से निकले, बोले क्या कर रहे हो सत्यमोहन? उसके पहले मुलाकात हो चुकी थी जी। तो उन्होंने कहा सर पढ़ रहे हैं, परीक्षा है। बोले पढ़िए पढ़िए, लेकिन एक चीज़ का याद रखिएगा, ज्ञान अमर है, परीक्षा नश्वर है, पास फेल गोविंद की माया है। तो आप देखिए कि किसी भी चीज़ को कितने ओरिजिनल ढंग से रजनीश जी सोचते थे। ये बातें आज के बच्चों को समझाने की कितनी सख्त जरूरत है। अब आप अंदाज लगा लीजिए इस बात का। लेकिन और जब हमारी उनसे पहले मुलाकात हुई तो वो भी बड़ी मज़ेदार थी। जी वहाँ पे एक जैन कैंटीन हुआ करती थी जब हम लोग खाना खाते थे। जी। तो घी हम लोग घर से लाते थे और कटोरी में घी ले जाते थे। थाली जब आती थी तो अपनी रोटी में घी लगा के खाते थे। जी। तो ऐसे ही एक मौके पे हम खाना खा रहे थे, सामने की सीट खाली थी। रजनीश जी आए और बोले बंधु मैं सीट पर बैठ जाऊं? मैंने खड़े होकर कहा सर तशरीफ रखिए। बैठ गए। उनकी थाली आई, वही सूखी रोटी थी। तो मैंने घी उनकी तरफ सरकाते हुए कहा सर घी ले लीजिए। तो बोले नहीं बंधु, घी खाने की नहीं पीने की चीज़ है। आप तो फिलॉसफी के विद्यार्थी हैं, चारवाक्स को आपने पढ़ा होगा। उसने कहा है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। वाह। यानी कि अगर आपको सुख से जीना है तो घी पीजिए, चाहे आपको उधार लेके पीना पड़े लेकिन घी जरूर पीजिए। इस तरीके से हमारी उनसे पहली भेंट हुई। जी। तो पहली भेंट में मैं समझ गया कि मैं किसी जीनियस से बात कर रहा हूँ और फिर कालांतर में तो काफ़ी उनसे संबंध बनते चले गए, भेंटें होती चली गई। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद लोगों को ना मालूम हो, अगर हम लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोगों के साथ में थे। उनके बारे में कई कहानियां हैं, लेकिन छात्र जीवन में रजनीश कैसे थे? छात्र जीवन में वो मैंने बताया ना एक साधुनुमा व्यक्ति थे। जी। एक लंबा चोगा पहनना, खड़ाऊँ पहनना, दाढ़ी बढ़ा के रखना। दाढ़ी पे से मुझे एक बात याद आ गई। हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी जी। तो रजनीश जी अपनी स्कॉलरशिप के सिलसिले में पहली बार जब उनसे मिलने गए तो डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने उनको बातचीत के दौरान पूछा कि आपने ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? तो उन्होंने कहा सर दाढ़ी मैंने नहीं बढ़ा रखी है, आपने कटा रखी है। क्योंकि दाढ़ी बढ़ना तो एक प्राकृतिक नियम है जी। तो मैं क्यों बढ़ाऊंगा, वो तो अपने आप बढ़ती है। जी। लेकिन मैंने कटाई नहीं, आपने कटा ली है। तो आर.पी. त्रिपाठी साहब बेचारे चुप हो गए और उनको स्कॉलरशिप मिल गई। सही बात इस है। प्रकार की बहुत सारी घटनाएं थी। बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। कभी साइकिल नहीं चलाते थे, पैदल जाते थे, शहर तक पैदल चले जाते थे, पैदल आ जाते थे, खड़ाऊ पहनते थे। हमारे साथ हमारे एक सहपाठी थे भगवान सिंह जी, जो दमोह के ही थे। वो उनके पट्ट शिष्य थे।
तो वो उनके बारे में बहुत सारी बातें बताया करते थे। हम्म, जैसे कि लोगों ने कह रखा था कि रजनीश जी जाके शमशान में साधना करते हैं। जी जी ऐसी जी। बात नहीं है। अच्छा। हुआ यूं कि एक बार वो शहर गए, शहर से लौट रहे थे तो बीच में कब्रिस्तान पड़ता था। हम्म, तो वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए कब्र के पास जाके बैठ गए। वहां उनको नींद आ गई तो सो गए। तो सवेरे उठे तो लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति कब्र पर सो रहा है। पता चला कि ये तो रजनीश जी थे। तो लोगों ने ये खबर उड़ा दी कि रजनीश जी शमशान में जाके साधना व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से रजनीश के बारे में कई बातें लोग ऐसे उड़ा भी दिया करते थे, लेकिन वो बातें सत्य नहीं हुआ करती थी। हाँ, जहाँ तक साधना का प्रश्न है, जहाँ तक चिंतन और मनन का प्रश्न है, जहाँ तक समस्याओं को सुलझाने का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर बनाने का प्रश्न है, रजनीश जी अपने आप पे यूनिक थे। उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। और फिर बाद की ज़िंदगी में तो लोगों ने देखा ही जी। कि किस प्रकार से एक साधारण व्यक्ति लेक्चरर से पहले महात्मा बना, महात्मा बनने के बाद आचार्य बना, आचार्य बनने के बाद भगवान ओशो श्री। बना, जी ओशो बनने के बाद भगवान बना। जी। तो जो उनकी प्रगति के सोपान थे, हम्म। ये सबके सामने हैं ही। उनका अन्य छात्रों के साथ व्यवहार कैसा था? सामान्य, वो किसी से कोई विशिष्ट व्यवहार नहीं रखते थे। जी। बिल्कुल सामान्य विद्यार्थी की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन हाँ, वो अलग दिखते थे सबसे। अब जैसे कि हम लोग शहर जाया करते थे, हमारे एक मित्र थे विठल भाई पटेल, बड़े भारी उद्योगपति थे, कार थी उनके पास। जी। तो हम लोगों को भी शाम जाना होता था, उनसे बोल देते तो अपनी कार लेके आ जाते थे। हम लोग कार में बैठ कर चले जाते थे। तो रजनीश जी ने भगवान सिंह से कहा एक बार कि यार हमको शहर जाना है और काफ़ी दूर तक जाना है, हम शायद पैदल ना जा पाएँ। तो उन्होंने कहा हम अपने मित्र से बोल देंगे, उनकी कार आ जाएगी, सत्यमोहन से बोल देंगे, बुला लेगा, आप उसमें चले जाना। कब जाएंगे आप? ये बात शायद मेरे ख्याल से सितंबर अक्टूबर की थी। बोले नहीं अभी नहीं, मैं जनवरी में जाऊंगा। तो आप सोचिए कि एक आदमी सितंबर में ये सोच रहा है कि उसको जनवरी में शहर जाना है, वो भी बहुत दूर, उसके लिए उसको किसी साधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक आदमी कितनी दूर तक सोच सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। ओशो में ऐसा क्या है जो दुनिया में लाखों लोग उनके दीवाने हैं? हाँ, ये बात जरूर है कि दुनिया भर के लोग उनके दीवाने क्यों हैं। इसलिए कि रजनीश में वो बात थी जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं होती है। एक असाधारणता का जो तत्व होता है, जी। वो रजनीश में था। जैसे कि हम और आप थोड़ी देर के लिए सोचें, रजनीश ने एक बार बोलते हुए कहा कि देखिए कभी भी गलत दिशा में कदम नहीं उठाइए, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में कदम उठाते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर आपको दाहिनी तरफ बनी हुई कैंटीन में जाना है तो आप बाईं तरफ से मत जाइए। अगर आप बाईं तरफ से जाएंगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड कवर करके फिर जाना पड़ेगा। जी। ये बात क्या एक साधारण व्यक्ति सोच सकता है? नहीं सोच सकता। ये रजनीश की विशेषता थी। और जब रजनीश जी से बात की जाती थी तो वो इतने कन्विंसिंग तरीके से बोलते थे, इतने कन्विंसिंग तरीके से लोगों को बताते थे कि लोग अचंभित रह जाते थे कि हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। फिलोसफी में एक शब्द होता है रैशनैलिटी। जी। उनके पास जो रैशनैलिटी थी वो इतनी गजब की थी। हम लोग को जब समझाते थे, जैसे कि हम लोग मेटाफिजिक्स पढ़ते थे, वो सत्यमोहन मेटाफिजिक्स, मेटा मीन्स बियॉन्ड, जी। फिजिक्स मीन्स नॉलेज, बियॉन्ड Beyond knowledge, right. that is metaphysics. True. So if you want to learn something, you will have to go beyond the knowledge. अब ये बात कौन कह सकता है? आज का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, आज का कोई भी फिलोसोफर नहीं कह सकता। उन्होंने कहा। एमए पास करने के बाद
रॉबर्टसन कॉलेज में प्रोफेसर हो गए। बोलते तो खैर बहुत अच्छा थे ही। गुजरात के कुछ व्यापारी आए हुए थे, उन्होंने रजनीश को बोलते हुए सुना। तो गुजरात का व्यापारी तो व्यापारी होता है। उसने रजनीश जी से कहा कि हमारे यहाँ आप चलिए, हम आपके बोलने का इंतज़ाम करते हैं, आप 1 हफ्ते लगातार बोलिए, हम आपको प्रतिदिन 10,000 रुपये के हिसाब से देंगे, 70,000 रुपये आपको देंगे। रजनीश जी ने कहा अच्छी बात है, चलिए, पैसे की कैसे ज़रूरत नहीं है, मुझे भी है। वो गए, वहाँ बोले, सैकड़ों की तादाद में लोग सुनने के लिए आए। बाद में रजनीश जी को पता चला कि उन व्यापारियों ने टिकट लगा के ये कर उनने 70,000 रुपये मुझे दिए, लेकिन 17 लाख रुपए खुद कमा लिए। तो रजनीश ने कहा कि जब व्यापारी कमा सकता है तो मैं खुद बोले कि क्यों नहीं कमा सकता। और उन्होंने पैसे दे के बोलना शुरू कर दिया। और फिर वो प्रोफेसर से आचार्य, आचार्य से महात्मा, महात्मा से ओशो, ओशो से भगवान। क्या आप उन्हें दार्शनिक मानते हैं? और अगर हाँ, तो आपके हिसाब से कौन सी भारतीय दर्शन परंपरा के नजदीक है या उससे राब्ता रखते हैं? पहली बात तो ये है कि दार्शनिक कौन है? आप किसे दार्शनिक मानती है? कहा जाता है कि फिलोसोफर इज दैट मैन who searches a black cat in a dark room where it is not. I think that's a very apt description of a philosopher. तो आप बताइए, अगर फिलोसोफर वो है जो एक काले कमरे में काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जहाँ की वो है नहीं जी, अगर फिलोसोफर की ये परिभाषा है तो रजनीश फिलोसोफर नहीं थे, लेकिन वो उजले कमरे में काली बिल्ली को ढूंढ लेते थे, इसलिए वो फिलोसोफर थे। तो आपको लगता है किसी भारतीय दर्शन परंपरा का देखिए के पास है? दर्शन शास्त्र में जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया जाता था जी, एक तो पश्चिम का दर्शन है जी, और एक पूर्व का दर्शन है। पूर्व के दर्शन में हिंदुइज्म का दर्शन अलग है, बुद्धिज्म का दर्शन अलग है, जैनिज्म का दर्शन अलग है, सिखिज्म का दर्शन अलग है। सारे जितने धर्म हैं सबके दर्शन अलग अलग है। रजनीश ने सब धर्मों को पढ़ा था जी, और उन सब दर्शनों का तत्व मालूम था, लेकिन वो बन के नहीं रहे। वो स्वतः जैन थे तो हंसते थे। जब कोई व्यापारी आता था कहता था साहब के हमारे कपड़े की दुकान का आप उद्घाटन करने के लिए चलिए, तो उन्होंने पूछा क्या नाम रखा आपने अपनी दुकान का? तो बोले दिगंबर वस्त्रालय। तो बोले तुम जैन हो, दिगंबर वस्त्रालय नाम रखते हो और कपड़ा बेचते हो। तो ये रजनीश का दर्शन था जी। उनका दर्शन जीवन से संबद्ध था। वे किसी भी दर्शन शास्त्र की सीमा रेखा में बंध के नहीं रहे। उनके लिए हर दर्शन बराबर था। कबीर पर बोलते थे तो कबीर को इतने ज़्यादा कोट करते थे कि कबीर को नहीं मालूम होगा कि उसने इतनी कविताएं लिखी जितनी वो कोट करते थे। जी। गालिब पे बोलते थे तो गालिब के शेर पर शेर बोलते चले जाते थे, शायद गालिब को नहीं मालूम होगा कि ये शेर मैंने लिखा है। उनका अध्ययन इतना विशाल था जी। उनकी स्मृति इतनी अजीब थी, इतनी सजग थी, सचेष्ट थी कि हम और आप ताज्जुब करते हैं। एक बार जो चीज़ पढ़ ली तो पढ़ ली। मुझे एक वाक़या याद आता है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे वी.के. कृष्ण मेनन जी, बहुत पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में जब चाइनीज़ एग्रेशन हुआ था। वो भी बहुत तेज़ पढ़ने वालों में से थे और वो 200 पेज का एक उपन्यास बॉम्बे जब जाते थे तो बॉम्बे एरोड्रोम से लेकर राजभवन तक पहुंचने के लिए जो 1.25 घंटा लगता था, 1.25 घंटे में 200 पेज का उपन्यास पूरा कर लेते थे। यही हालत रजनीश की थी। बड़े फास्ट रीडर थे, लेकिन स्मृति इतनी सचेष्ट थी कि भूलते नहीं थे। आपसे कह देंगे फलाने पेज पर फलाना लाइन देख लो, याद हो जाएगा। फोटोग्राफिक मेमोरी थी। फोटोग्राफिक मेमोरी थी, या आप जो कह लीजिए फोटोजेनिक मेमोरी थी जी। यानी मैंने इतनी अच्छी स्मृति वाला व्यक्ति नहीं देखा। हमारे
सीनियर थे डॉक्टर कांति कुमार जैन, वो रजनी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, लेकिन ये मानते थे कि ये व्यक्ति बहुत अनोखा है। वो पूना आश्रम में रजनी जी से मिलने के लिए गए, तो रजनी जी अपने कमरे में बैठे थे। उनका जो गार्ड था उसने कांति कुमार जी से कहा, चलिए ये दरवाज़ा है, इसके भीतर रजनी जी बैठे हैं, आप चले जाइए। तो दरवाजे पे जब उन्होंने ऊपर देखा, लिखा था कि अपने जूते और अपना दिमाग यहीं उतार के आइए। तो कांति कुमार जी बोले, जब मैंने ये पढ़ा तो मैं वापस आ गया, फिर मैं रजनी जी से नहीं मिला, क्योंकि मैं जूते तो उतार सकता था, दिमाग नहीं उतार सकता। तो इस प्रकार की घटनाएं भी होती हैं। पाखंड, अंधविश्वास और पोंगापंथ के खिलाफ वे लगातार बिना भय के बोलते रहे। अगर आज वो होते तो हमारे इस कालखंड को लेकर क्या सोचते, क्या बोलते? अब ये तो बड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, एब्सोल्युटली। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि रजनीश जी वर्तमान की इन विसंगतियों से समझौता करते हैं, क्योंकि समझौता करना रजनीश जी की फितरत नहीं थी जी। वो का को का बोलते थे और खा को खा बोलते थे। जो है सो है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट की गुंजाइश नहीं है। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, हम लोग जब फिलॉसफी में पढ़ते थे तो हम लोगों को एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था जिसको बोलते थे हेडोनिज्म। और हेडोनिज्म का मतलब हिंदी में होता है आनंदवाद जी। रजनीश जी एक ट्रू हेडोनिस्ट थे। वो कहते थे कि जीवन में दुखों का पारावार नहीं है, और इन दुखों से आप तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब आप हर चीज़ में आनंद की सृष्टि देखें। जी। तो अगर आप आनंद को हर वस्तु में तलाशते हैं तो आपको फिर दुख नहीं सालते हैं। और इसीलिए रजनीश जी ने अपने जीवन भर केवल एक बात का प्रयास किया कि लोग आनंद में तरोहित हों, चाहे वो नाच के हों, चाहे वो गा के हों, चाहे वो बियर पी के हों, चाहे वो शराब पी के हों, चाहे वह रोल्स रॉयस में बैठ के हों। आप शायद पढ़ा होगा, सुना होगा, रजनीश जी जो टोपी लगाते थे उसमें 12,000 हीरे जड़े थे, और रजनीश जी जो गाउन पहनते थे उसमें हीरे जड़े थे। उनकी घड़ी लाखों रुपयों की होती थी। तो वो कहते थे कि जब संसार में ये चीज़ें उपलब्ध हैं और इनसे अगर हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं तो हम आनंद को क्यों ना प्राप्त करें। अंततो गत्वा व्यक्ति क्या प्राप्त करना चाहता है? सुख। सुख का मतलब आनंद, और यही मेरा दर्शन शास्त्र है। हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि दुख उससे दूर रहें, सुख उसके पास आए। तो इससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है कि रजनीश ने जो मार्ग है कि जहाँ से आपको आनंद की प्राप्ति हो। और इसीलिए जब उनने अपनी किताब लिखी संभोग से समाधि तक, उसको अगर आप पढ़ें तो आनंद की परिभाषाएं, आनंद की प्राप्ति के साधन, आनंद की क्या उपलब्धियां हैं, आनंद कैसे आपको संसार से ले जाके एक ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में पहुंचा देता है, ये सारी सारी चीज़ें रजनीश से मिलती। यही उनका अध्यात्म था, यही उनकी फिलॉसफी थी। क्या आप मानते हैं कि ओशो को समझना आसान नहीं है? बिल्कुल, हर जीनियस के साथ यही मुश्किल है जी। एक साधारण व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता। वो तो साधारण व्यक्ति को समझ लेता है जी। लेकिन साधारण व्यक्ति जीनियस को नहीं समझ पाता। वो कब समझ पाता है? जब वो जीनियस चला जाता है, जब उससे जीनियस से दूर। आप देखिए, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है जी। कि जो चीज़ उसे सहज उपलब्ध है उसके प्रति वो आकर्षित नहीं होता। जी। जो चीज़ उससे दूर है वो उसके प्रति आकर्षित होता जो नहीं मिल पा रही है। जो नहीं मिल पा रही। जी। जो अप्राप्त है उसे कैसे प्राप्त किया जाए, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिश होती है, और इसके लिए वो किसी भी पथ का अनुगामी हो सकता है। जी। और रजनीश जी ने भी यही कहा कि अगर आपको आनंद की प्राप्ति करना है
तो उसके लिए आप ऐसी चीज़ों को तलाश कीजिए जिससे आपको आनंद की उपलब्धि हो सके। ऐसे माध्यम ढूंढिए, ऐसे साधन ढूंढिए, ऐसे लक्ष्य ढूंढिए जहाँ पे केवल आनंद हो, आनंद हो और आनंद हो। क्योंकि वो लेकिन कहते थे कि जी बुद्ध ने भी अपने शिष्य का नाम आनंद रखा था। जी, तो आप क्यों दूर भागते हैं? उनके अनेक आलोचकों का मानना है कि ओशो के पास भरे पेट वालों का दर्शन था। आपका क्या ख्याल है? देखिए, दर्शन जो होता है वो भरे पेट वालों ही का होता है। खाली पेट वालों को कोई दर्शन नहीं होता है। खाली पेट वालों का तो परिश्रम होता है जी। कि कैसे पेट भरा जाए, और जब एक बार पेट भर जाता है तब फिर दर्शन प्रारंभ तब होता है। फिर दर्शन है। एक मजदूर जो खदान में काम करता है या खेत में जी काम करता है, उसके लिए स्वर्ग की कल्पना नहीं है। स्वर्ग की कल्पना उसी के लिए है जिसका पेट भरा हुआ हो और जो 5,000 रुपए के गद्दे पे लेटा हुआ हो। जी, वही इस बात की चेष्टा करेगा कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि शैलेंद्र जी ने भी देखिए आपसे एक बहुत अच्छी बात कही थी जी कि अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो स्वर्ग है कहाँ? स्वर्ग की परिकल्पना क्या है? और जब तक आदमी का पेट भरा ना हो, जब तक वो संतुष्ट ना हो, तब तक वो स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकता। ये मेरा मानना है और ये रजनीश जी का मानना था शायद। जी। ओशो ने अपनी 10 पसंदीदा पुस्तकों में अज्ञेय की नदी के द्वीप को रखा है। आ, हिंदी साहित्य के विवेचन में आप उनका कोई योगदान मानते हैं? अब ओशो ने अगर नदी के द्वीप की चर्चा की है जी और ये बताया गया कि वो उनकी 10 पसंदीदा किताबों में से एक थी, वस्तुतः उस जमाने में 2 उपन्यासों की बहुत चर्चा होती थी, अज्ञेय के नदी के द्वीप और डॉक्टर धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। नदी के द्वीप तक जो उपन्यासों की रचना हो रही थी वे एक लीक पर चलने वाले उपन्यास थे। जैसे उपन्यास सम्राट प्रेमचंद को ले लीजिए आप, उन्होंने जो लिखा दलित के बारे में, गरीब के बारे में, ये जी सारी की सारी चीज़ें। जी अज्ञेय ने इससे हटके एक नदी के द्वीप नाम का उपन्यास रचा, जिसमें उन्होंने एक आधुनिक संसार के हीरो और हीरोइन की कल्पना करी। एक डॉक्टर रहता है, एक वायलिनिस्ट रहता है। दोनों जब आपस में बातचीत करते हैं, दोनों का जब प्रेम हो जाता है, दोनों जब एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, तो नायिका कहती है कि हम अपने पुत्र को वायलिनिस्ट और डॉक्टर दोनों बनाएंगे। उस ज़माने में इस प्रकार की चर्चाएं नावल में बहुत कम होती थी, उपन्यासों में बहुत कम होती थी। तो अज्ञेय जी ने बड़ी नवीनता के साथ और एक नई शैली के साथ और एक नई भाषा के साथ और नए निष्कर्षों के साथ नदी के द्वीप की रचना करी। और यही कारण है कि चूंकि वो लीक से हट के पुस्तक थी, मैं मानता हूँ, या लोगों ने शायद इसीलिए ये माना हो कि रजनीश जी की जो 10 पसंदीदा किताबें थीं उसमें से नदी का द्वीप एक थी। जी क्योंकि वे हमेशा नई चीज़ को पसंद करते थे। जी उनके दिमाग में जो नवीनता लिए हुए वस्तु होती थी वो अधिक सार्थक होती थी बशर्ते के लीक पर चलने वाली वस्तुओं से। जी तो अगर आप चाहें तो इसे आप रजनीश जी का साहित्य में योगदान मान सकते हैं, रजनीश जी को एक साहित्यकार मान सकते हैं, क्योंकि साहित्य तो पढ़ा था उन्होंने, जी अध्येता तो वे थे, रचना भले न की हो न साहित्य। उनकी मृत्यु के इतने बरस बाद भी उन्होंने जो बोला, जो लोगों ने लिखा, आज भी पढ़कर सुनकर बहुत ही समकालीन लगता है। ऐसा क्यों? मेरा ये सोचना है कि रजनीश जी ने समय से हटके चीज़ें लिखी है या बोली है। जी अब जैसे आपने मृत्यु की बात ही कही, मेरे एक मित्र थे, वो मुझे बताया करते थे रजनीश जी के बहुत अच्छे भक्त थे। वो अंधभक्त नहीं थे लेकिन भक्त थे। वो बताया करते थे
कि रजनीश जी जब मृत्युशैया पर थे तो उनका जो डॉक्टर था उनके पास बैठा हुआ था और उनकी नब्ज़ बार बार देख रहा था, और शायद डॉक्टर को ये पता चल गया था कि अब रजनीश जी नहीं संसार से रहेंगे। विदा होने जी। वाले हैं। तो जब उन्होंने आखिरी बार रजनीश जी की नब्ज़ देखी तो रजनीश जी ने अपने डॉक्टर की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इज इट दैट, एंड ही डाइड। यानी वो डॉक्टर से पूछ रहे थे कि इज इट दैट दैट टाइम? कि मेरी अब जी मृत्यु होने वाली, जी। एंड ही एक्सपायर्ड। तो जो मृत्यु का आभास कर सके, मृत्यु से भय न खाए, मृत्यु के हाथों में अपना समर्पण कर दे, उसने अपने जीवन में जो रचा वो अगर आज के व्यक्ति को अपना लगता है, समकालीन लगता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि रजनीश जी ने ये सोचकर कभी नहीं लिखा होगा या ये सोचकर कभी बोला नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आज के लिए बोल रहा हूँ या बीते हुए कल के बारे में बोल रहा हूँ या आने वाले कल के बारे में बोल रहा हूँ। वो तो जो समय था, जो परिवेश था, जी उनके चारों तरफ जो वातावरण था, चारों तरफ जो घट रहा था, वो उसके बारे में बोलते थे और कहते थे कि ये जो विभीषिकाएं हैं, इन विभीषिकाओं से अगर आपको मुक्ति पाना है तो उसका एकमात्र मार्ग है सुख की प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि। जी। एक बड़ा आरोप उन पर लगाया गया है कि उन्होंने संसार की मूलभूत समस्याओं से पलायन किया है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? मैं रजनीश जी को पलायनवादी नहीं मानता, क्योंकि अगर वे पलायनवादी होते तो उन समस्याओं से क्यों जूझते जो मनुष्य की वर्तमान की समस्याएं हैं, या जो मनुष्य की जीवन यापन की समस्याएं हैं, मनुष्य के अध्यात्म की समस्याएं हैं, मनुष्य के जीवन की समस्याएं हैं। उन्होंने तो हर चीज़ पर बात करी है। पलायनवादी तो वो होता है जो अपना क्षेत्र छोड़ के भाग जाए। रजनीश कभी भागे नहीं, उन्होंने कभी किसी समस्या से, कभी किसी विचार से मुख नहीं मोड़ा, हमेशा वो सामना करने के लिए तैयार रहते थे। ये बात ज़रूर थी कि कभी कभी जब सामने वाले को बात समझ में नहीं आती थी तो बड़ी धीमे से बोलते थे कि बंधु आप समझे नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पलायनवादी थे। मैं अपने आप में ये मान कर चलता हूँ कि मैं भले उनकी बातों से सहमत ना हूँ, भले मैं उनके दर्शन से, उनके आनंदवादी होने से सहमत ना हूँ, भले उनके एक बहुत विशाल पूंजीवादी ढंग से रहने से सहमत ना हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत तो नहीं हूँ कि वो पलायनवादी थे। वो पलायनवादी होते तो अमेरिका द्वारा जेल नहीं भेजे जाते, अमेरिका से निष्कासित नहीं किए जाते। लोग कहते हैं कि जब वो जेल में थे उन्हें स्लो पॉइजनिंग किया गया, वो नहीं की जाती। एक पलायनवादी के साथ ये थोड़ी होता। पलायनवादी तो समझौते कर लेते हैं। रजनीश ने कौन सा समझौता किया बताइए? और अगर उन्होंने कोई समझौता नहीं किया तो मेरे दृष्टि से तो वो पलायनवादी नहीं थे। रजनीश की बातों में, प्रवचनों में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत दिखाई देता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि उनकी बातों में, प्रवचनों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता था? देखिए, विरोधाभास तो जिंदगी है जी। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन दोनों जरूरी है। तो कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास तो जिंदगी में आता है। हाँ, ये जरूर है कि इस विरोधाभास को किस प्रकार से आप अपने जीवन में प्रयुक्त करते हैं, इसे आप कैसे डेकोरेट करते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है।
डेफिनेटली रजनीश की बातों में विरोधाभास है, लेकिन वो विरोधाभास आदमी को अपने कार्यक्षेत्र से, अपने समर से हट जाने के लिए नहीं कहता। और विरोधाभास तो होता है, प्रकृति में विरोधाभास है, रात है और दिन है, सूरज है और चंदा है, अंधेरा है और रोशनी है, कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। और कॉन्ट्रडिक्शन से तो ही जीवन बनता है। इट इज द लाइफ विच इज बॉर्न आउट ऑफ द कॉन्ट्रडिक्शन और ए कॉन्फ्लिक्ट। कार्ल मार्क्स को अगर आप पढ़ें तो कार्ल मार्क्स ने एक बहुत अच्छी बात कही है, दिस एवरी वर्ड फ्रॉम ए particle of sand to the sun is in a constant speed of coming into being and going out of being, in a constant flux, in a ceaseless state of movement and change. Wow. This is contradiction, but it is life. And without contradiction, there is no life. If you don't have a contradiction in your life, you will never utter any success in the world. This Karl Marx is. Now Rajneesh is totally against Karl Marx. Karl Marx is totally against Rajneesh. This is a contradiction. Contradiction proves the worth of a commodity. तो विरोधाभास तो जीवन का अंग है, और रजनीश में अगर विरोधाभास है तो कोई बड़ी बात नहीं है। रजनीश जी जब छोटे थे तो अपने मित्र के साथ जा रहे थे, एक बुजुर्ग ने बुलाया, बोले तुम बहुत बातें करते हो। तो उन्हें कैसे क्या बनता बिगड़ता है, पहले ऐसे बताओ, अकल बड़ी के भैंस? बोले भैंस। तो उस व्यक्ति ने कहा, कह रहे तुम कहते हो भैंस बड़ी कि अकल बड़ी होती? कहने आपने अकल देखी है? बोले नहीं। कहने मैंने भैंस देखी है, इसलिए भैंस बड़ी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो सब जगह है, विरोधाभास तो सब जगह है, रजनीश में भी है, सब जगह है। किसी भी ऑथर को देख लीजिए आप, किसी भी साहित्यकार को देख लीजिए, किसी भी कलाकार को देख लीजिए, विरोधाभास जब तक नहीं होगा तब तक एक तीसरी चीज जन्म नहीं लेती, कुछ नया नहीं निकलेगा, कुछ नया नहीं निकलेगा जी। लेकिन अगर आपको कुछ नया निकालना है तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन लाना पड़ेगा, विरोधाभास लाना पड़ेगा। तो रजनीश में विरोधाभास है, निश्चित है, लेकिन वो विरोधाभास सृजनात्मक है, अद्वैधांत नहीं। तो इन सब को समअप करते हुए जो हम इतनी सारी आपसे बातें सुन चुके हैं रजनीश के बारे में, उनके छात्रावास के बारे में, उनके छात्रों से व्यवहार के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में, क्या सोच थी, उनके आनंद भाव के बारे में, आपके हिसाब से उनकी टोटल पर्सनालिटी कैसी थी? एज एन इंडिविजुअल वो कैसे थे? और एक आचार्य की तरह, एक आगे महात्मा की तरह, आचार्य की तरह, भगवान श्री की तरह वो कैसे थे? इसे केवल एक शब्द में आप व्यक्त कर सकते हैं जी, अद्भुत। उनका व्यक्तित्व, उनकी विचार शैली, उनका अध्ययन, उनका रहन सहन, उनका व्यवहार, उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और उनके द्वारा जिया गया जीवन, सब अद्भुत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हमारी आज की ये बातचीत भी रही है। ओशो, रजनीश के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ अनछुए पहलू जो आज हमारे सामने आए हैं, आपसे बातचीत में हमें मिले हैं, ये वाकई में अनमोल मोती की तरह है, जो कि हर रोज़ नहीं होता ये डिस्कशन, ऐसा कोई डिस्कशन। तो जो ये चीज़ें हमें सुनने के लिए मिली हैं उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मोती की बात कही तो सिर्फ इतना कहूँगा कि गहरे बहुत गहरे एक मोती है, तट पर हर एक तरी जिसके लिए रोती है, गहरे बहुत गहरे एक मोती है। अरे बहुत ही सुंदर, इसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी, अद्भुत।
थैंक यू सो मच, बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.